हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई के कार्य में ही व्यस्त होंगे। तो आप सभी प्यारे दोस्तों के जो है यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे, स्टार्ट होने वाले होंगे। उसी के बिहेव पर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वन शॉट लेक्चर। तो हम आज से जो है आपको प्रोवाइड करेंगे वन शॉट लेक्चर। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे, सब रिजॉल्व हो गया है, टेस्टिंग भी ठीक ठाक से हो गई है। तो हम आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से सामाजिक विज्ञान को जो है बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं और आपके जीवन का जो है मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। तो देर ना करके चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात आएगी, आखिर विकास होता क्या है। क्या विकास क्या होता है? विकास से आप क्या समझते हो? तो आप कहेंगे सर विकास को हम जानते हैं, वो मेरे गांव का है, मेरे क्लास में रहता है। तो ऐसा नहीं, विकास का मतलब है कि जब जो है हम पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएं, उसी प्रक्रिया को जो है हम विकास कहते हैं। और विकास कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है। क्या विकास कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है कि विकास जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है ये निरंतर जो है चलती रहती है। तो चलो भैया इस पाठ को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात, अगर हम आपसे बोलें कि भैया विकास होता क्या है, तो आप कहेंगे सर विकास का मतलब है कि अच्छी रेल हो जाए, अच्छे घर हो जाए, अच्छे स्कूल हो जाए, अच्छी सड़कें हो जाएं और अच्छे हॉस्पिटल हो जाएं, तो हम मान लेंगे कि हमारी सरकारें विकास के पथ पर अग्रसर हैं ना। तो भैया विकास का मतलब क्या होता है कि पहले जो है बेहतर आवागमन के साधन नहीं थे, अगर उस रास्ते पे जो है बेहतर तरीके से यातायात के साधन हो जाएं तो हम कहेंगे पहले की अपेक्षा बेहतर हो गया। पहले अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन जो है वहाँ पर बढ़िया बढ़िया जो है लग्जरी स्कूल ओपन हो जाएं, बच्चे वहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ें, तो आप कहेंगे सर शिक्षा के मामले में इधर विकास हो गया है। अगर जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर कई सारी कंपनी जो है अपने एस्टेब्लिश कर लें, सबको रोजगार दें, सब बेहतर तरीके से सेटल हो जाएं, तो आप कहेंगे सर उस क्षेत्र में विकास हो गया है। यानी किसी भी चीज को पहले की अपेक्षा बेहतर होना ही विकास कहलाता है। यानी पहले की अपेक्षा बेहतर होना विकास कहलाता है कि हम पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे, आज हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। राइट, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। विकास के मायने सबके अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम विकास की बात करें किसके, किसान के बिहेव पे, अगर किसान के बिहेव पे हम विकास की बात करेंगे तो किसान का मतलब है, किसान जो है फसल का उत्पादन करता है। किसका? फसल का उत्पादन करता है। और फसल का जब उत्पादन करता है तो क्या है, फसल बेचने पर उसको यानी अच्छा जो है एमएसपी मिल जाए, अच्छा जो है फसल का क्या हमें रेट मिल जाए, अच्छी कीमत मिल जाए। क्या मिल जाए? अच्छी कीमत मिल जाए, तब किसान कहेगा कि भैया हम भी विकास कर रहे हैं। अगर गेहूं अब की बार 25 रुपए पर केजी बिका है, अगली बार 27 रुपए पर केजी बिके, तो इसका मतलब है कि किसान का विकास हो रहा होगा, यानी कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है। अगला हम बात करेंगे मजदूर की। मजदूर को जो है विकास से क्या मतलब, उनका मतलब है कि उनको प्रतिदिन क्या मिल जाए, प्रतिदिन काम मिल जाए। क्या? प्रतिदिन काम मिल जाए और काम के बदले जो है बेहतर मजदूरी मिल जाए, अच्छा मजदूरी मिल जाए। क्या? अच्छी मजदूरी मिल जाए। तो हम कहेंगे कि भैया मजदूर भी विकास के पथ पर अग्रसर है। राइट, अब बात रही आपकी है, कैसा करेंगे कि जो है भैया हम कैसे विकास कर रहे हैं, थोड़ा मेरी बात भी बता लें। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो भी, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद में आपका गोल होगा, पहला गोल यही होता है बच्चों का कि सर हम यूपीएससी करेंगे, हम जो है जिला मजिस्ट्रेट वगैरह बन करके जो है इस समाज की, देश की बढ़िया तरीके से सेवा करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। राइट, तो हम जो है अब वहां तक हमें पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। तो इसके लिए अभी हम सर 1 घंटे पढ़ते हैं, कितना? 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे धीरे 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 लगभग जो है जब हम 10 घंटे पर डे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तब जा करके जो है सारा मतलब हर सब्जेक्ट हमारा बेहतर हो पाएगा। राइट, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी चाहत है क्या है कि एक बेहतर तरीके से
उनको जो है एक सर्विस मिल जाए, है ना, यानी घर चलाने के लिए, उसके जो है खर्च को संभालने के लिए बेहतर आय मिल जाए, है ना। तो वो कहेंगे कि भैया छात्र भी जो है क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। पहले आप क्लास 9th में थे, फिर आप 10th में आ गए, 11th पे जाएंगे, 12th पे जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, राइट। तो आप विकास के पथ पर क्या है, अग्रसर हैं। तो यानी सभी लोगों के विकास के मायने अलग अलग हैं। स्टूडेंट की चाहत है, विकास का उनका जो है लक्ष्य क्या है कि हमको बेहतर नौकरी मिल जाए। मजदूर का है कि बेहतर मजदूरी मिल जाए। किसान क्या है, फसलों के अच्छे दाम मिल जाए, राइट। अब बात करेंगे कुल मिलाकर के अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। कुल मिलाकर के अगर विकास की बात करें कि क्या विकास सर सबके लिए समान होता है, तो समान हो भी सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। यानी हर व्यक्ति के लिए जो है विकास के मायने अलग अलग होते हैं, विकास के मायने अलग अलग होते हैं और समान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो सबके विकास के जो है लक्ष्य वही हैं, सब चाहते हैं कि बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, सारी चीजें हमको समझ में आए। ऐसा कोई नहीं है कि जो पढ़ना नहीं चाहता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि भैया विकास की धारणाएं किस तरीके से अलग अलग होती हैं, क्या सबके लिए विकास समान होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो है शहर है, इस शहर में रहता हुआ एक बालक है, एक छात्र है, एक लोग यानी शहरी जो है लोग हैं, ठीक है। इनको चाहिए बिजली, क्या चाहिए, बिजली। यहाँ पर है कुछ किसान, किसान के खेतों के लिए क्या चाहिए, पानी। सरकार ने यहाँ पर जो है एक बांध बना दिया, क्या बना दिया, एक बांध बना दिया। अब बांध से दो बातें होंगी कि बांध में जो है पानी को एकत्रित करके ये पानी जो है किसान के खेतों तक पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर बिजली का उत्पादन करके शहरी क्षेत्रों में बिजली को जो है भेजा जाएगा, जहां पर शहर की व्यवस्था जो है दिनचर्या बेहतर तरीके से हो। अब यहाँ पर अगर पानी को बाउंड्री कर दिया गया, बांध दिया गया, तो यहाँ पर बताओ जल भराव होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 100% है, जल भराव होगा, जल भराव होगा। यानी इस बांध को बनने में किसान को फायदा मिला, किसको, किसान को फायदा मिला, किसको मिला फायदा, किसान को फायदा मिला, किसान को फायदा मिला, ये है ना, किसान को फायदा मिला और एक शहरी जवान को फायदा मिला। लेकिन यहाँ पर कुछ रह रही आबादी हैं जिनको जल भराव के कारण अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा, यानी वो पुनर्वास के लिए चले जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि क्या ये जो बांध बनाया गया ये सब के लिए विकास था, बोलो क्या सब के लिए विकास था। तो आप कहेंगे सर इनके लिए विकास था, इनके लिए विकास था, किसानों के लिए विकास था, लेकिन जिनको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा उनके लिए विकास नहीं था। उनके लिए क्या था, उनके लिए विनाश था। यानी इसका मतलब है कि विकास नामक जो व्यवस्था है, विकास नामक जो चीज है, उस मामले में सबकी राय एक भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है ना, विपरीत भी हो सकती है। सब जो है अपने अपने जो है अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब बात करेंगे, अब जो किसी के लिए विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, वो विनाशकारी भी हो सकता है, जस्ट लाइक हिम। इनके लिए जो है ये बात, ये बांध बनना क्या था, विनाशकारी था। क्या था, विनाशकारी था। वहीं पर ये बांध बनना शहरी लोगों के लिए मील का पत्थर था, किसानों के लिए मील का पत्थर। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि भैया विकास के लिए चाहिए क्या, अगर विकास करना है, ग्रोथ करना है, तो उसकी बुनियादी जरूरत क्या है, सबका लक्ष्य क्या है। सबका मकसद एक है, चीन टपाक डमडम, है ना। सबका मकसद क्या है, एक ही है। भैया सबका लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य है ज्यादा आय हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे विद्यार्थी है। सबकी चाहत यही है कि हमको जो है बेहतर आय मिले। क्या मिले, बेहतर आय मिले। यानी हमको जो है क्या चाहिए, पैसा। क्या, पैसा। समझ में बात।
यानी विकास का अगर लक्ष्य की बात किया जाएगा कि विकास के लिए सबसे बुनियादी जरूरत क्या है, तो वह है आय। बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। समझ में बात? आगे बढ़ेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले में जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, उस व्यक्ति को जो है हम कहेंगे कि जो पारिश्रमिक मिलता है वही उस व्यक्ति की आय है। जैसे ये रामू है, रामू जो है कहीं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम के बदले इनको 500 रुपए मिला। क्या 500 रुपए जो है इनको प्रतिदिन मिलता है। तो यही 500 रुपए काम के बदले इनको मिल रहा है, यही रामू के लिए जो है क्या है, आय है। समझ में आई बात? यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक काम करे या मानसिक काम करे, उसके एवज में जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, जो उसको पैसा मिलता है, वही उस व्यक्ति की आय होती है। समझ में आ गई बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसको शेयर भी करते चलेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, राइट। चलो लाइक बाद में कर लेना, लाइक करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी राष्ट्रीय आय की बात करेंगे कि एक एक व्यक्ति, यानी ये रामू की आय है, श्यामू की भी आय होगी, रमेश की भी आय होगी, रीता की भी आय होगी, रीमा की भी आय होगी, है ना, शबनम की भी आय होगी। अगर सबकी आय को एक साथ जोड़ लिया जाए, अगर एक देश के सभी नागरिक हैं, सबकी आय को जोड़ लिया जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि एक पूरा जो है एक आय का, सबकी आय अलग अलग हो सकते हैं, समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार देखेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तब इस उदाहरण से इसको जो है बेहतर तरीके से समझेंगे। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी किसी भी देश में एक समयांतराल पर जितनी जो है आय हुआ, जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसके दाम, जितना सेवाओं का जो है विस्तार हुआ उसके जो है दामों के मौद्रिक योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर जितने भी जो है वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितने लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनका कुल मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। बस इतना समझना है। समझ में बात ना। यानी किसी भी राष्ट्र में एक समयांतराल में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसका दाम, जितनी लोग सेवाएं दे उनका जो है दाम, सब जोड़ करके जो है उसको उस राष्ट्र की आय कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए, क्या मानोगे, कुल आय, कुल आय को समझेंगे तो राष्ट्र क्या समझ में। मान लीजिए एक घर है, क्या है, एक परिवार है, एक परिवार है ना, एक परिवार, एक परिवार है। परिवार में जो है 3 सदस्य हैं। क्या, 3 सदस्य हैं। एक सदस्य ए हैं, दूसरे बी हैं, तीसरे सी हैं। ये 200 रुपये, ये 300 और ये 100 रुपये, राइट। तो अगर हम बोले कि भैया ये जो है परिवार की आय क्या होगी, परिवार की आय क्या होगी, तो आप बिना देर किए जो है तुरंत बता देंगे कि परिवार की जो आय होगी वो सर जी 200 को जोड़ लेंगे, 300 को ऐड करेंगे और 100 को ऐड करेंगे। अगर तीनों को जोड़ लेंगे तो यही तो परिवार की आय होगी। क्या, यही परिवार की आय होगी। ऐसे ही किसी राष्ट्र में जो है जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसके दाम, है ना, यानी अंतिम मूल्य, और जितने जो है सेवाएं लोग दे रहे हैं उनकी आय, सबको जोड़ लेंगे तो उस राष्ट्र की आय होती है। बस इतना समझना था। बस बोलो समझ में आया? समझ में आया तो बताते चलो। अब इसका आकलन कौन करता है? भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के उत्तरदायी होते हैं। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन की सहायता करते हैं। यानी इसका आकलन कौन करता है? CSO करता है। क्या करता है? CSO करता है।
इतना दिमाग में बात ध्यान में रहेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सीएसओ करता है। समझ में बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि भैया आय समझ में आ गया हमको, लेकिन ये लक्ष्य क्या है। तो सबका मकसद एक है ना। कुछ भौतिकवादी लक्ष्य होते हैं, कुछ गैर भौतिकवादी लक्ष्य होते हैं। भौतिकवादी ऐसे लक्ष्य जिनको जो है आप महसूस करते हो, छू सकते हो, वो भौतिकवादी हैं। जैसे आपके पास पैसा है, सब पैसा होगा सर, क्या करोगे आप। तो हम सर जी बताएं, हम जो है अच्छी सी एक साइकिल लेंगे। किस लिए साइकिल लेंगे, कि थोड़ा तेजी के साथ जो है हम स्कूल पहुंच जाएं। कोई कहेंगे सर जी हम जो है क्या लेंगे, वो बैटरी वाला, वो स्कूटी टाइप का होता है ना हाँ उसको लेंगे। नहीं, सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, धारणाएं बने। कोई फ्रिज लेगा, कोई कूलर लेगा, है ना। ये सब जो है भौतिकवादी लक्ष्य। गैर भौतिकवादी लक्ष्य कौन होते हैं सर, हम ना चाहते हैं कि मेरा सब सम्मान करे। क्या, मेरा सब सम्मान करे। हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा भी जो है कोई मित्र हो, कोई सखा हो, है ना, कोई सहेली हो। कोई चाहते हैं सर जी हम कि हमें जो है ना, हमें ना अच्छी नींद आ जाए। वो तो आती ही है है ना, समझ में बात। यानी अगर हम बात करें भौतिकवादी लक्ष्यों की बात करेंगे, तो हम भौतिकवादी लक्ष्य फ्रिज हो गया, अच्छा जो है, अच्छा जो है घर हो जाए, अच्छी कार हो जाए, ये सब भौतिकवादी लक्ष्य हैं। लेकिन गैर भौतिकवादी लक्ष्यों की बात करेंगे, अगर गैर भौतिकवादी लक्ष्य हुए तो आप चाहोगे कि सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको सुरक्षा मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको प्रेम मिले, मित्र बन जाएं और सबका सम्मान हो। ये सभी जो है गैर भौतिकवादी लक्ष्य हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आय महत्वपूर्ण है। आय जो है, आय से हम भौतिकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर पैसा होगा तो आप बिस्तर अच्छा खरीद सकते हैं, क्या नींद को खरीद सकते हैं, बोलो बताओ। अगर आपके पैसा होगा तो बर्गर पिज्जा खिला करके अपने स्कूल के, अपने क्लास के किसी स्टूडेंट को अपने साथ में बिठा सकते हो। क्या उसके साथ मित्रता वाली शुरुआत कर सकते हो, नहीं हो सकता है। मित्रता बड़ी त्याग वाली व्यवस्था है ना। समझ में बात, ये गैर भौतिकवादी लक्ष्य है। इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक साहिल है, क्या नाम है इनका, साहिल है। साहिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में उनको अच्छा पैकेज मिलता है ना, लगभग जो है 1 करोड़ का पैकेज मिलता। कितना, 1 करोड़ का पैकेज था कि साल भर में इनको 1 करोड़ मिलेगा। ये बताओ, इनकी आय बढ़ी, इनकी आय बढ़ी, आय इनको अच्छा मिला, है ना। ये भौतिकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं कि 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ में एक घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी खूब बेहतर तरीके से जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन वहां पर इनके साथ समानता नहीं, इनको कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं मिला और इनका सम्मान नहीं किया गया। तो बोलो, आय जरूरी था, लेकिन आय के साथ साथ गैर भौतिकवादी लक्ष्य भी जरूरी हैं। यानी आय जरूरी है, आय पर फोकस करना है, लेकिन आय के साथ साथ गैर भौतिकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और उसकी भी जो है जरूरत होती है। यानी विकास के लिए पैसा ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में उचित विकास के लिए लोग भौतिकवादी लक्ष्यों के साथ साथ गैर भौतिकवादी लक्ष्यों पर भी जो है ध्यान देते हैं। समझ में बात, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास को जो है समझेंगे कि राष्ट्रीय विकास को आप जो है किस नजर से देखते हैं। तो अगर राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे कि हमारा देश का विकास किस तरीके से हो, किस तरफ जो है हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़े, तो आप क्या कहेंगे कि विकास, राष्ट्रीय विकास की चर्चा करेंगे तो सबके मायने अलग अलग हो सकते। अगर हम यहाँ पर बात करें, बोलो राष्ट्रीय विकास से क्या समझते हो, तो आप कहेंगे कि अच्छी से अच्छी रेल मिल जाए, सड़क मिल जाए। कोई कहेगा सर जी स्कूल अच्छा मिल जाए, कोई कहेगा अस्पताल अच्छी मिल जाए। क्या, अस्पताल मिल जाए, अच्छी अस्पताल अच्छी मिल जाए, है ना। सबके लक्ष्य अलग अलग, सबके लक्ष्य
अलग अलग है। यानी राष्ट्र के जो विकास की बात किया जाएगा तो राष्ट्र विकास के जो है लक्ष्य सबके अलग अलग हैं। कोई एजुकेशन का डिमांड करेगा, कोई जो है अस्पताल की, कोई सड़क, और कोई जो है रोजगार की व्यवस्था करेगा कि सर हम पढ़ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार को भी जो है चाहिए कि हमें आगे भावी जीवन में जो है बेहतर भविष्य बनाने के लिए, बेहतर दिनचर्या व्यतीत करने के लिए हमें भी रोजगार का अवसर मिले। समझ में बात? आगे बढ़ते हैं। यानी विकास के मायने में सबके जो है मत अलग अलग हो सकते हैं, तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। यदि राष्ट्रीय विकास के प्रति अलग अलग लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न होने के साथ साथ परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं, तो सबका जो है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबकी बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सुना सकते हो तो सुनने की भी जो है क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। राइट, आगे बढ़ेंगे। किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। यानी किसी देश के सभी नागरिकों को, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को की दिनचर्या को, उनके व्यवस्था को, उनके डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की जो क्षमता होगी वही राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आएगा। जैसे जैसे हम मान ले गांव है, गांव में कई लगभग 100 लोग रह रहे हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देश के कुछ लोग जो है यहाँ पर जाकर के सड़क की व्यवस्था कर देंगे, और जो है यहाँ पर नाली की व्यवस्था कर देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे, है ना, यहाँ बेहतर स्कूल मिल जाएगा, अच्छे अस्पताल मिल जाएगा। तो बोलो क्या ये 100 लोगों को जो है कुछ विकास नजर आएगा? क्या इनका जो है दिन बदलेंगे, इनके दिन बहुरेंगे कि नहीं बहुरेंगे? तो आप कहेंगे सर जी वहां पर तो एकदम चकाचक काम हो जाएगा, है ना। तो ये सब राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी विकास का ऐसा कार्य जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए वो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आते हैं, है ना, व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक, है ना। राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम तथा नीतियां कार्यान्वित होती हैं जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होंगी। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है। ठीक है, अब आय की बात करते हैं। आय को कैसे जो है मेजरमेंट करेंगे? कोई भैया 100 रुपया कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कैसे पता चले? कैसे पता चले, है ना। तो उनके अंदर को समझने का प्रयास करेंगे। तो दो देशों की तुलना के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। आय के आधार पर जो है हम व्यक्तियों की तुलना करेंगे। तो आय के आधार पर अगर व्यक्तियों की, देशों की तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। क्या? प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल राष्ट्र की आय, क्या? कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, इस तरीके से हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। अच्छा, ऐसा कहीं पर आप पहले भी किए हैं? बोलो कहीं पे किए? सर ऐसे ना हम औसत निकालते थे। क्या? औसत निकालते थे। इसलिए जो है इसको, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। यानी किसी विशेष समय अवधि में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय औसत आय कहलाती है, जिसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। एक एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। किसी परिवार में एक ही आय, एक ही आय 7,000, बी की 3,000, सी की 10,000 हो तो पारिवारिक आय और प्रति व्यक्ति आय बताओ। ऐसे प्रश्न आया है। प्रति व्यक्ति आय बताओ।
प्रति व्यक्ति आय बताओ। हम पारिवारिक आय को समझने का प्रयास करें। क्या पारिवारिक आय को समझने का प्रयास करेंगे। परिवार की आय बराबर कितना, 10,000 प्लस 7,000, 17,000 प्लस 3, कुल मिलाकर के कितना आ गया, 20,000। ठीक है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 20,000 और प्लस कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यही आप जो है निकाल लेंगे तो यही प्रति व्यक्ति आय होगा। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसका आंसर आप कमेंट में आपको देना है, इसमें कमेंट में देना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आय के आधार पर जो है, आय के आधार पर जो है जो रिपोर्ट दो देशों के बीच में तैयार किया जाता है, कौन जारी करता था उसकी बात करेंगे। तो विश्व बैंक एक विश्व रिपोर्ट, विकास रिपोर्ट जारी करता था। यानी विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक करता क्या है, विश्व बैंक जो है क्या, कौन सी रिपोर्ट, विश्व विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। इसके आधार क्या क्या है जानेंगे, कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया उसको जानेंगे, है ना। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक विकसित, एक अल्प विकसित, और जो तीसरा है, जो तीसरा है, तीसरे को कहा गया, तीसरे को कहा गया विकासशील। ठीक है, चल। तो वे देश जिनकी 2030 में प्रति व्यक्ति आय लगभग $63,400 जो है प्रतिवर्ष रहा, उनको जो है हम समृद्ध देश या उच्च आय वाले देश कहे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उच्च आय वाले देश हैं। अब बात करेंगे अल्प विकसित में, वे देश जिनकी 2023 में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,400 रही, उनको अल्प विकसित या निम्न आय वाला देश कहा गया। अब इनके बीच का अंतर को समझेंगे कि बीच वाले देश को क्या कहा जाएगा। वे देश जिनकी 2023 में लगभग $63,400 से कम और $2,400 से ज्यादा रही, इन बीच के जो है देशों को, देश की आय वाले, यानी इस बीच के आय वाले देशों को कहा गया विकासशील देश। तो सर हमने 3 कैटेगरी को समझ लिया कि विकासशील देश कौन थे, है ना, विकासशील कौन देश थे, विकसित देश कौन है, अल्प विकसित कौन है। तो हमारा भारत किस श्रेणी में आता है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत मध्य आय वाला देश कहलाता है, मध्य आय वाले देशों के श्रेणी में आता है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग जो है $10,030 प्रतिवर्ष है। इसमें कितना, लगभग $10,030 प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय आपकी भी है ना, मिल भली नहीं रही लेकिन काउंटेशन में है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। यह रिपोर्ट जो है ठीक ठाक नहीं है ना, ठीक ठाक नहीं ना, आय को लेकर के सर हमारे नाम पर 10,030 रुपया, है ना, रुपए लगभग जो है, रुपए नहीं, 10,030 US$ है, लेकिन हमको मिलता एक भी नहीं है ना, ऐसा ही नहीं है।
तो चलो देखेंगे कि यार प्रति व्यक्ति आय सबकी ज़्यादा है, किसी के घर में जो है ज़्यादा पैसा का इनकम है, क्या वह जो है विकसित देश की श्रेणी में, विकसित लोगों की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका? हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,64,729। केरल की है 2,34,435। वहीं बिहार की है 47,400। तो अगर इससे देखा जाए कि सर हरियाणा के जो है लोगों की प्रति व्यक्ति आय अलग है, ज्यादा है, तो वहां के लोग बहुत विकसित होंगे। क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या और सारी फैसिलिटी है कि नहीं है यहाँ। तो इसको जानने के लिए 2-3 आंकड़े जो है पहले से समझ लेते हैं। शिशु मृत्यु दर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ लेंगे। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। सर ये समझ में नहीं आया। यानी अगर हम बात करें, ये क्षेत्र है, लगभग जो है लगभग यहाँ पे 2,000 बच्चे जन्म लिए। ठीक है, 2,000 बच्चे जन्म लिए, लेकिन लेकिन जिनमें से जो है 30 बालक ऐसे रहे। कितना? 30 बालक ऐसे रहे, 30 शिशु ऐसे रहे जिनकी जो है डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिनकी उम्र 1 वर्ष से, यानी 1 वर्ष पूरा नहीं कर पाए, मृत्यु हो गई। क्या कारण रहा होगा? या तो सर इनको जो है पोषण की व्यवस्था नहीं हुई होगी, या तो अच्छा मेडिकल सुविधा, क्या दवाई नहीं मिला होगा, इसी कारण जो है इनकी डेथ हुई। समझ में बात? अगर जो है किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोगों को पोषण बेहतर ना मिले, दवाइयाँ इलाज बेहतर ना मिले, तो वहाँ के अगर लोगों की जो है जान चली जा रही हैं, तो हम उसको जो है विकसित राज्य, विकसित परिवार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। समझिए बात? अब हम करेंगे 1,000 में शिशु मृत्यु दर निकालने के लिए। भैया कितना? 2,000 थे। कितना? 2,000। 2,000 पे काउंटिंग नहीं होगा, 1,000 पे काउंटिंग होगा। कितना? 1,000 पे काउंटिंग होगा। 1,000, 2,000 पे अगर 30, तो 1,000 पे कितना? 15। लगभग उस क्षेत्र में जो है जो शिशु मृत्यु दर होगा वह 15 होगा। कितना? 15। आगे बढ़ेंगे। अगला साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात और उपस्थिति दर 14 से 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हरियाणा की जो है मृत्यु दर रही कितना? आय ज्यादा रही, लेकिन मृत्यु दर कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। वहीं पर साक्षरता दर 80 है और उपस्थिति दर कितना है? 67 है। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर 6 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पोषण की व्यवस्था बेहतर है, इलाज की व्यवस्था बेहतर है, इसलिए तो लगभग जो है 6 बच्चों की डेथ हुई है। वहां पर 28 है, भले उसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, और साक्षरता दर 96% है, और उपस्थिति दर कितना है? 77% है। बिहार की 27 है, साक्षरता दर 71 है, और 55 जो है कितने उपस्थिति अनुपात है। तो एक बात बताओ कि बेहतर व्यवस्था कहाँ पर आपको नजर आता है? तो बिना संकोच किए आप बता देंगे सर यहाँ पर जो है बेहतर व्यवस्था हमें नजर आता है। कहाँ पर? केरल में। क्योंकि आय के साथ साथ, आय तो है, आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया है, पोषण की बढ़िया व्यवस्था है, प्लस साक्षरता दर ज्यादा है, शिक्षा बढ़िया है ना,
और ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिससे जो है बच्चों के समझ में भी आता है। जब बच्चों के समझ में भी आता है तो बच्चे डेली स्कूल भी जाते हैं, तो वहाँ की उपस्थिति दर भी ज़्यादा है। समझ में ये बात? तो बेहतर कौन होगा? अब बताएंगे, आय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो इस पैमाने पर जो है अब आय को ही नहीं, आय के साथ साथ जो है हम स्वास्थ्य भी चेक करेंगे, साक्षरता दर भी चेक करेंगे, लोगों के जो है हम औसत आय को भी देखेंगे। इस सारी जो है मापदंड के साथ जो है अब हम बेहतर मेजरमेंट करेंगे। देखें श्रीलंका की कितना है, श्रीलंका की जो है लगभग क्रय शक्ति कितना है 12,704, बांग्लादेश की 6,681, भारत की 4,976, है ना, नेपाल की 3,457, म्यांमार की 4,961, पाकिस्तान की 5,005। लेकिन जन्म के समय संभावित आयु लगभग श्रीलंका में 75 वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, है ना, जीने की लालसा है। ये गलत चार्ट है, चार्ट को सही करेंगे, यहाँ से देखेंगे असली चार्ट है। यहाँ से देखेंगे, उसको हटा देंगे अभी, है ना, पहले थोड़ा पढ़ लेंगे। तो आपने देखा कि वहाँ पर जो है बेहतर सुविधा है कि नहीं। तो सार्वजनिक सुविधा की बात करेंगे कि सार्वजनिक सुविधाएं जो है किसी राज्य किसी देश में जो है बेहतर प्रति व्यक्ति आय के साथ जो है व्यवस्था को स्थापित करती हैं। वहाँ पर अच्छी शिक्षा हो, अच्छी इलाज की व्यवस्था हो, अच्छा पोषण मिले और साथ में सुरक्षा बेहतर हो, तो हम कहेंगे कि जो है ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ पर होंगी तो वहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर है, सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर। सार्वजनिक सुविधा वह बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा सभी नागरिकों को उनकी भलाई तथा समग्र विकास के लिए प्रदान की जाती हैं। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, पीडीएस के माध्यम से लोगों को अन्न मिलता है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लोगों को जो है अनाज वितरित किया जाता है, जिससे जो है उनको खाने संबंधित कोई समस्या ना हो। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस ठीक प्रकार से काम कर रहा है, जिससे लोगों को अच्छे खाने तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ सार्वजनिक सुविधाएं जो है कैसी हैं, क्या बेहतर हैं, उत्तम है, अच्छी नहीं है, या ऐसे जो है ढीला हवाले के साथ चल रहा है। अब देखेंगे कि अच्छा पोषण होगा, किसी भी बच्चे को अगर बेहतर व्यवस्था होगा तो उनके शरीर का डेवलपमेंट भी बेहतर होगा, राइट। तो हम उसको जो है मेजरमेंट किससे करेंगे, बीएमआई के साथ करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई वह मापदंड है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति पोषित है, अल्प पोषित है या उसका अधिक हाई वेट है ना। इसको जानने का प्रयास करेंगे, कैसे निकालेंगे हम आपको बता देते हैं, कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें। बीएमआई निकालने के लिए, बीएमआई निकालने के लिए व्यक्ति का वजन किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, और उसकी लंबाई, उसकी लंबाई किसमें होना चाहिए, मीटर में हो, और उसका जो है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर है, तो आप उसका बीएमआई निकालेंगे। उसका बीएमआई निकालेंगे तो 70 किलो बटे 1.75 स्क्वायर, ठीक है। अगर 18 से कम आएगा तो अल्प पोषित है, उसको पोषण में थोड़ा सा व्यवस्था ठीक ठाक करना है। अगर 25 से अधिक है तो हाई वेट वाला है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म करना है। अगर 18 से 25 के बीच में आ जाएगा तो सामान्य है, ठीक ठाक है ना। अल्प पोषित होगा तो बीमार ज्यादा होगा, सामान्य होगा तो ठीक ठाक होगा, हाई वेट वाला होगा तो उसको सबसे समस्या बीपी, थकान, ये सब लगेगा, ठीक है। इसको जो है निकाल करके आप कमेंट में हमें बताना कि वह जो है व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति का नाम राजीव रख दिया जाए तो बोलो राजीव सामान्य बालक है, अल्प पोषित है, या अधिक वजन वाला है। आप हमको जो है कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं।
मानव विकास सूचकांक, यानी जो सूचकांक अभी हमने जो है विश्व बैंक के थ्रू देखा था, वह जो है अब माना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है अलग मापन व्यवस्था आ गया है। कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या? HDI, क्या? HDI। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महमूद उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। पहली मानव विकास में यह जो है प्रस्तावित किया गया। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट को HDR कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, जो बात हम पहले आपको बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सदस्य राष्ट्रों में गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए काम करती है। यह संस्था सदस्य देशों को नीतियों, नेतृत्व, कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 3 क्षेत्रों पर फोकस किया जाता है। एक, जीवित मानक पर, प्रति व्यक्ति आय पर। दूसरी, स्वास्थ्य स्थिति पर, जीवन प्रत्याशा पर। लोगों के शैक्षिक स्तर यानी साक्षरता दर पर। इन 3 मापदंडों के साथ जो है HDR की रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो कि किसके थ्रू होता है? UNDP के थ्रू होता है। किसके? UNDP के थ्रू जो है ये होता है। HDI निकाला जाता है, HDI निकाला जाता है। जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको HDR कहा जाता है। बस इतनी बात यहाँ पर जानना है, इतनी बात यहाँ पर जानना है। और मानव विकास रिपोर्ट को देखते हैं। श्रीलंका की कितना है? 11,899 है, 6,511 है, 6,951 है। यहाँ पर जो है 4,038 है, 4,000 जो है कितना है? 26 है, 5,374 है। यहाँ पर जन्म के समय संभावित आयु 76 वर्ष है। बांग्लादेश की 73 है और भारत की कितना है? 67.7 है। 67.3 जो है म्यांमार की है, 70.5 नेपाल की है, 66.4 इनकी है। हम देखेंगे हमारा जो है जो रिपोर्ट 2023-24 जो है रिपोर्ट तैयार किया गया, वहां पर भारत को कौन सा रैंक मिला? 134वां रैंक मिला। कितना? 134वां रैंक मिला। तो भारत से बेहतर पड़ोसी कौन है? श्रीलंका और बांग्लादेश है। और भारत से डिबार कौन है? म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, सॉरी, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। इसको हम ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये रही आपकी रिपोर्ट, ये रही रिपोर्ट जो आपके NCERT में छपा हुआ है। अब बढ़ेंगे आगे कि हम जो है विकास की धारणीयता को समझेंगे कि हम जो है विकास का कार्य करें, विकास के लिए वो सारे संसाधन का बेहतर तरीके से हम यूज करें, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत हो उतना हम यूज करेंगे और जो है थोड़ा सा सेविंग का प्रयास करेंगे। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन, उपयोग के साथ साथ न्यूनतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने पर बल देता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियां जो है इनका उपभोग कर पाएं, भविष्य की पीढ़ियां इनका उपभोग कर पाए। पर्यावरण गिरावट के निम्न कारण है देखे जा सकते हैं। पहला है भारत में भूमिगत जल की कमी। भूमिगत जल की अति उपयोग विशेषकर पश्चिमा पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि में समृद्ध माना जाता है। मध्य तथा दक्षिणी भारत के चट्टानी पठारों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों, तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में खूब जो है बड़े पैमाने पर भारत में जो है भूमिगत जल का खूब शोषण हो रहा है ना। अगला है कि अगर ऐसे ही शोषण होता रहेगा तो जल का स्तर की कमी आएगी। ठीक है, उसके संरक्षण का कोई उपाय नहीं है। खूब जो है हम उसका मतलब उसका इस्तेमाल खूब कर रहे हैं भरपूर। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि कच्चे तेल का इस्तेमाल वर्तमान दर पर चालू रहा तो इसके भंडार अगले 53 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। तो भैया हमें क्या करना है? हमें जो है इन सभी चीज़ों का जो है उपयोग करना है ना, उपयोग करना है। उपयोग के साथ साथ संरक्षण करना है, अपना काम भी हो जाए और उनको संरक्षित कर लें। इसी को कहा जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस इसी बात को जो है हम जो है सतत विकास कहते हैं। तो चलो भैया आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन चलने से पहले आपको एक ऐसा क्लास लगा
आप आगे की क्लास कौन सा देखना पसंद करेंगे, आप सभी प्यारे दोस्त कमेंट में जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।